दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो व्हाट्सएप वगैरह पे हमें फेक मैसेजेस आते हैं या फिर वेबसाइट्स पे फेक एड्स दिखाए जाते हैं तो उनके पोस्टर की क्वालिटी इतनी ज़्यादा खराब क्यों होती है। मतलब इलेक्शन से जस्ट पहले ही ध्रुव राठी के बारे में व्हाट्सएप पे फेक न्यूज़ फैलाई जा रही थी, तो इसके पोस्टर को देखकर एक समझदार इंसान आसानी से ये समझ जाएगा कि ये बात तो झूठ है, ये तो पूरी तरीके से फेक है। लेकिन ये जो फ्रॉड करने वाली कंपनियां होती हैं, क्या ये इतनी ज़्यादा बेवकूफ़ होती हैं या फिर इनके पास इतने ज़्यादा पैसे भी नहीं होते कि एक प्रोफेशनल एडिटर को हायर कर सकें, एक ग्राफिक डिज़ाइनर से पोस्टर डिज़ाइन करवा सकें? नहीं, बल्कि वो बहुत ही ज़्यादा चालाक होती हैं। वो यहाँ पर डार्क साइकोलॉजी इन सिडक्शन का यूज़ करती हैं। देखो, सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट समझो। एक समझदार इंसान जो होगा ना, वो कभी भी ऐसी फालतू की स्कीमों में, ऐसे लालच में पड़ेगा ही नहीं। वो पोस्टर को देखकर तुरंत से रिजेक्ट कर देगा। लेकिन अगर ये कंपनियां उस पोस्टर को सही तरीके से, अच्छे तरीके से डिज़ाइन करवाने लगी ना, तो वो फालतू में उन्हें कॉल कर करके उनका टाइम वेस्ट करेगा और इंक्वायरी करेगा, और हो सकता है कि उनके खिलाफ कंप्लेंट भी कर दे। लेकिन जो एक भोला भाला इंसान होता है ना, थोड़ा मासूम सा होता है, जिसको इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है, थोड़ा बेवकूफ़ और लालची सा होता है, वो आसानी से इनको कॉल करके उनकी बातों में फंस जाता है। इसीलिए जानबूझकर अपने पोस्टर की क्वालिटी इतनी ज़्यादा बेकार रखती है ना कि जो समझदार इंसान होते हैं वो फालतू में इनका टाइम वेस्ट ना करें, वो तुरंत से रिजेक्ट कर दें और एक बेवकूफ़ इंसान इनकी बातों में आसानी से फंस जाए। तो इसे ही हम डार्क साइकोलॉजी इन सिडक्शन कहते हैं। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये बात बिल्कुल ही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि सिडक्शन का यूज सिर्फ अपने सेक्सुअल डिजायर्स को पूरा करने के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि सिडक्शन का रियल मीनिंग होता है सामने वाले को वो प्रोवाइड करवाना, वो देना जिस चीज़ का वो डिज़ायर रखता है, और फिर उसके बाद बड़ी चालाकी से उससे अपना काम निकलवा लेना। फॉर एग्जाम्पल, जो कस्टमर होता है ना, वो हमेशा ये डिज़ायर रखता है कि प्रोडक्ट उन्हें कम से कम दामों पर मिले। तो इसी चीज़ का ध्यान रखते हुए दो भाई अपनी दुकान में सिडक्शन का यूज़ करते थे। देखो, जब भी कोई कस्टमर उनकी दुकान में आता था ना और उनसे कपड़े का प्राइस पूछता था, तो जो भाई दूर खड़ा होता था ना, दूसरा भाई उससे प्राइस पूछता था और चिल्लाकर वो जानबूझकर ही डबल प्राइस बोलता था। मतलब कपड़े का काफ़ी ज़्यादा प्राइस बताता था। जैसे कि उसने बताया कि $42 है उसका प्राइस, और इधर वाला भाई जानबूझकर ही उसका प्राइस कम बोलता था। ऐसे रिएक्ट करता था कि उससे मिस्टेक हो गई है, सुनने में कुछ गलती हो गई है, और वो $22 बता देता था। तो कस्टमर तुरंत से उस कपड़े को खरीद लेता था, ये सोचकर कि कहीं वो भाई आकर दोबारा से उसका प्राइस ना बोल दे और कहानी ना खुल जाए, और वो तुरंत से ही वहां से उस कपड़े को लेकर चला जाता था और बाहर जाकर ये सोचता था आज तो बहुत ही ज्यादा फायदा हो गया। लेकिन रियल में उन दोनों भाई का ही फायदा होता था, क्योंकि जो एक्चुअल प्राइस था ना कपड़े का, वो $10 से कम होता था। और कस्टमर ये सोच कर खुश होता रहता था कि आज तो मजा ही आ गया, आज तो कपड़े आधे दामों पर मिल गए। तो इसे भी हम डार्क साइकोलॉजी इन सिडक्शन ही कहते हैं, जिसका यूज करके आप आसानी से ही, बहुत ही चालाकी से लोगों से अपना काम निकलवा सकते हो, कुछ भी करवा सकते हो, कुछ भी बेच भी सकते हो, जिसका इस्तेमाल करके आप सामने वाले को उसका फायदा दिखाकर उसे कुछ भी बेच सकते हो, बहुत ही चालाकी से अपना काम निकलवा सकते हो। और यहीं से हम अपने फर्स्ट स्टेप की तरफ मूव कर जाते हैं। हमारा फर्स्ट स्टेप होता है मेक देम फील दे आर गेटिंग बेस्ट डील। अब देखो, हर इंसान का अपना एक अलग डिजायर होता है, जैसे कि रोमांस, रिस्पेक्ट, पावर या फिर मनी, और इसी डिजायर का फायदा उठाकर सीड्यूसर्स लोगों से अपना काम निकलवा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने ये चीज नोटिस करी होगी, जब भी कोई नेता अपनी रैली करता है ना, अपने भाषणों में वो जानबूझकर ही लोगों के डिजायर्स के हिसाब से ही चीजें ऐड करता है। जैसे कि वो ये बोलता है कि हमारी सरकार बन गई तो हम इतना राशन मुफ्त में दे देंगे, इतने पैसे लोगों के अकाउंट में आएंगे, बेरोजगार लोगों को नौकरी मिलेगी, मेडिकल इलाज वगैरह, दवाइयाँ वगैरह सब सस्ती कर देंगे, पेट्रोल डीजल के दाम सस्ते कर देंगे। तो वो जानबूझकर ही ऐसी चीजें बोलता है जो कि मैक्सिमम लोगों की नीड होती है। मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग उससे कनेक्ट कर पाते हैं। और जो एक इंसान होता है ना, समझदार इंसान होता है, वो आसानी से ये समझ जाता है कि टेक्निकली तो ऐसा हो पाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो लाखों करोड़ लोग होते हैं ना, वो उसके भाषणों में ही अपने डिजायर्स को पूरा होता देख फिर जाकर उसे वोट दे आते हैं। मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि अगर ये इसकी सरकार बन गई तो ये मेरा डिजायर पूरा कर देगा। इसी को हम सिडक्शन इन डार्क साइकोलॉजी कहते हैं। और वो नेता बड़ी आसानी से ही लोगों के डिजायर्स का फायदा उठाकर अपना ही डिजायर्स पूरा करने लग जाता है, और अपना ही डिजायर उसका पूरा हो जाता है पीएम बनने का। देखो, सिंपल सा आपको इस बात पर गौर करना चाहिए कि कोई इंसान कोई भी चीज आपको फ्री में क्यों दे रहा है। मतलब ना ही आप इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं जो उसके काम आ सके, और ना ही आपने कोई ऐसा काम किया है जिसके बदले में आपको अवार्ड मिले, आपको पुरस्कृत किया जाए, लेकिन फिर भी वो आपकी इतने ज़्यादा चापलूसी क्यों कर रहा है, इतनी ज़्यादा तारीफ क्यों कर रहा है। तो इसका सीधा सा मतलब आपको ये समझना चाहिए कि वो इंसान जरूर से आपसे कोई काम निकलवाना चाहता है। उसके चेहरे पर जो है ना मुखौटा चढ़ा हुआ है, और जैसे उसका मकसद पूरा हो जाएगा ना, उसका काम पूरा हो जाएगा, वो एक पुराने कपड़े की तरह आपको उतारकर फेंक देगा और दोबारा से आपकी तरफ मुड़कर कभी भी नहीं देखेगा। तो ऐसे इंसान से जरा सावधान रहो। ऐसे लोगों की पहचान पता है क्या होती है? ये जानबूझकर ही आपको चने के झाड़ पर चढ़ाते रहते हैं, ऊपर चढ़ाते रहते हैं और अपना काम निकलवाते रहते हैं। तो जो फालतू में आपकी चापलूसी कर रहा है ना, आपकी तारीफ कर रहा है, तो उनसे जरा बच के रहो।
फिर इसके बाद आ जाता है हमारा सेकंड पॉइंट, क्रिएट ए फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी। देखो ये डार्क साइकोलॉजी टेक्निक्स इतनी ज्यादा पावरफुल होती है ना, जिसकी वजह से लोग अपना सब कुछ लुटाने के बाद भी खुशी से झूमते रहते हैं, लेकिन जब तक उन्हें समझ में आता है ना कि उनका कट चुका है, उन्हें बेवकूफ बनाया जा चुका है, तब तक बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी होती है और उनके पास रोने के अलावा और हाथ मलने के अलावा कुछ और बचता ही नहीं है। तो आपके साथ ऐसा ना हो, इसीलिए इस एग्जाम्पल को गौर से सुनना। जैसे कि हम शहरों में एक ब्रोकर के पास कोई फ्लैट देखने जाते हैं ना, और हम उसे पहले ही अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स बता देते हैं कि मुझे इस जगह पर इतने बाय इतने का और इतने बजट में मेरा बजट है, उतने में फ्लैट चाहिए, तो तुरंत से ब्रोकर अपने दिमाग में कैलकुलेशन करता है और उसके दिमाग में पहले ही आ जाता है कि इस बंदे को तो मुझे यही फ्लैट बेचना है क्योंकि उसमें उसका बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट है। लेकिन फिर भी वो सीधा जाकर आपको वो फ्लैट नहीं दिखाता है, बल्कि आपको काफी सारे फ्लैट्स दिखाता है, उसके बाद लास्ट में जाकर वो फ्लैट दिखाता है। मान लो कि आपका बजट 25 लाख का है, तो सबसे पहले तो आपको फ्लैट बी दिखाएगा, जो कि काफी ज्यादा दूर भी होगा और एकदम बेकार सा होगा, जिसे देखते ही आप तुरंत से रिजेक्ट कर दोगे। फिर वो आपको फ्लैट सी दिखाएगा, जो पास तो होगा, अच्छा भी होगा, लेकिन उसका प्राइस काफी ज्यादा हाई होगा, तो वो भी आपके बजट में फिट नहीं बैठेगा, आप उसे भी रिजेक्ट कर दोगे। और ऐसा वो इसीलिए कर रहा होता है, वो मेन फ्लैट आपको इसीलिए नहीं दिखा रहा है ताकि जो आपकी विल पावर है ना, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाए और आपको ऐसा महसूस होने लगे कि मेरे बजट में मेरी लोकेशन पे तो फ्लैट मिल ही नहीं सकता है। और फिर वो जाके लास्ट में आपको फ्लैट ए दिखाएगा, जो कि उसके दिमाग में पहले से ही था कि इसे यही बेचना है, और वो आपकी लोकेशन पर भी होगा, आपके बजट में भी होगा और आपको देखते ही पसंद आ जाएगा। लेकिन फिर भी वो आपको उसका प्राइस सीधा 25 लाख नहीं बोलेगा, वो 27 लाख बोलेगा, ताकि आप उससे बार्गेनिंग करो और फिर बार्गेनिंग करके वो आपको 25 लाख में वही फ्लैट बेच देगा। अब शुरुआत से उसने ये सोच रखा था कि फ्लैट ए ही बेचना है, लेकिन उसने जानबूझकर ही आपको ऑप्शंस दिए, इतना ज्यादा आपके दिमाग में फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी क्रिएट करी कि अगर मुझे ये फ्लैट नहीं मिलता है तो दोबारा तो मुझे ये फ्लैट मिल ही नहीं पाएगा, इसे मुझे जल्दी से ही खरीद लेना चाहिए, वरना ये डील मेरे हाथ से निकल गई तो मैं जिंदगी भर पछताता रहूंगा। अब यहाँ पर आपको तो ऐसा लगेगा कि आपका तो बहुत ही ज़्यादा फायदा हो गया, आपको अपने ही बजट में अपनी लोकेशन पर फ्लैट मिल गया, लेकिन जो असल फायदा होता है ना, वो ब्रोकर का ही होता है, क्योंकि उसने अपने ही प्राइस में वही फ्लैट आपको बेचा जो वो आपको बेचना चाहता था। ऐसे ही आपकी लाइफ में भी काफ़ी सारे ऐसे लोग आते हैं जो कि फालतू में ही आपके दिमाग में फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी क्रिएट करते हैं। जैसे कि आपके दिमाग में ऐसी बातें चलने लगती हैं, वो डालते हैं आपके दिमाग में कि ये अगर मुझे चीज़ नहीं मिली तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, अगर ये मेरी लड़की लाइफ में नहीं आई, मेरी इससे शादी नहीं हुई तो मैं जी ही नहीं पाऊंगा। ऐसी चीज़ें आपके दिमाग में डाली जाती हैं और फिर जिंदगी भर ही आपका फायदा उठाया जाता है। तो ऐसे लोगों से जरा अवेयर रहो। रॉबर्ट ग्रीन अपनी बुक आर्ट ऑफ सिडक्शन में दावा करते हैं कि हमारी लाइफ में सिडक्शन का यूज होता ही होता है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सिडक्शन का यूज करके लोगों से अपना काम निकलवाते हैं या फिर इसको सीख के लोगों से खुद को बचाते हैं, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि आप सिडक्शन को सीखें ही ना और हमेशा ही विक्टिम रोल निभाते रहें और मैनिपुलेट होते रहें। लेकिन अगर आप मेरी वीडियोस को पूरा देखते हैं ना, तो आप आसानी से सीड्यूसर्स की चालाकियों से बच सकते हो। तो इसी बात पर एक लाइक तो बनता है यार। अब इसके बाद हमारा पॉइंट नंबर 3 आता है, मास्टर द आर्ट ऑफ इंसिनुएशन। अब इसके बारे में मैंने आपको अपनी इस वीडियो में यानी कि 24 रूल्स ऑफ सिडक्शन वाली वीडियो में काफी कुछ बताया था, और ये भी बताया था कि कैसे मैंने अपनी रियल लाइफ में सिडक्शन का यूज किया और हारी हुई बाजी को भी जीत लिया। अगर आप इस वीडियो को देखने में इंटरेस्टेड हो ना, तो उसका लिंक मैं आपको आई बटन में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद एक बार जरूर से चेक कर लेना। देखो, आर्ट ऑफ इंसिनुएशन में आप लोगों के दिमाग में डर का एक बीज बो देते हो, जिसकी वजह से लोग आप ही के हिसाब से काम करने के लिए मजबूर होते हैं। वो आपके फेक डर की वजह से आपका जो काम होता है ना, उसे पूरे ही कंसंट्रेशन के साथ करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर ये काम बिगड़ गया तो मेरे साथ पता नहीं क्या होगा। अब अपनी रियल लाइफ में कैसे इसका यूज करके फायदा उठाना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर आप चाहते हो ना कि कोई इंसान आपसे पूरी तरीके से ऑब्सेस्ड हो जाए, मतलब वो सोते जागते हर जगह हर पल ही आप ही के बारे में सोचता रहे, तो आप आर्ट ऑफ इंसिनुएशन की हेल्प से ऐसा कर सकते हो। अब आपको सिंपल सा ही बस ये करना होगा, जब भी आप उनके साथ एक कैजुअल कॉन्वर्सेशन कर रहे हो ना, तो आपको सिंपल सी ये कुछ बातें बोलनी होंगी, जैसे कि मैं तुम्हें कुछ बात बताना चाहता हूँ, बट मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि उसे सुनने के बाद तुम कैसा फील करोगी, तुम्हें अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा, खैर छोड़ो, कुछ और बात करते हैं। तो ऐसे आप सामने वाले को पूरे ही दिन आपके बारे में सोचने के लिए छोड़ देते हो। वो बार बार ही ये सोचकर ही परेशान होते रहेंगे कि एक्चुअल में आप उनसे कहना क्या चाह रहे थे। बार बार उनके मन में क्रेविंग्स होती रहेंगी कि वाकई में वो क्या कहना चाह रहा था कि जिसे सुनने के बाद मैं बुरा मान सकती हूँ या फिर अच्छा मान सकती हूँ। वो ये सोचेंगे कहीं ये मुझसे प्यार तो नहीं करता है, और अगर करता है तो ये फिर बोलने में इतना ज़्यादा घबरा क्यों रहा है, वो आपके फ्रेंड्स से ही पता कर सकती हैं। लेकिन एक चीज़ का खास करके ध्यान रखना, इस टेक्निक का यूज़ कभी भी नेगेटिव वे में बिल्कुल भी मत करना। मतलब फालतू में किसी को परेशान करने के लिए, फालतू की अटेंशन पाने के लिए कभी भी इस टेक्निक का यूज़ मत करना, बल्कि बहुत समझदारी के साथ। अगर कोई आपके ऊपर इन टेक्निक्स का यूज़ करता है ना, तो आप सीधा उससे बोल देना कि मैं पुष्कर की वीडियोस को देखता हूँ, मैं इतना ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं हूँ जो तेरी इन चालाकियों में इतनी आसानी से फंस जाऊँ, जा किसी और पे ट्राई कर।
फिर हमारा पॉइंट नंबर 4 आता है, ऐड ए सोशल प्रूफ। दोस्तों क्या आपने कभी ये चीज नोटिस करी है कि जब हम एक ग्रुप के साथ बैठे होते हैं ना, तो उसमें से कोई भी एक बंदा जोक मारता है, वो इतना ज्यादा फनी भी नहीं होता है, फिर भी अगर 2-3 लोग ताली बजाने लगते हैं ना और हंसने लगते हैं, तो ऑटोमेटिकली बाकी सारे लोग भी ताली बजा बजा कर हंसने लगते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? और कई बार ऐसा होता है कि जब कोई इंसान उबासी ले रहा होता है ना, तो उसे देखकर हम भी उबासी लेने लगते हैं, किसी को देखकर हमें नींद आने लगती है। तो ऐसा होता क्यों है? और कई बार ऐसा होता है जब कोई नेता भाषण दे रहा होता है, कोई लीडर स्पीच दे रहा होता है, तो जब बाकी सारे लोग तालियां बजाने लग जाते हैं ना, तो आप भी अचानक से ही तालियां बजाने लग जाते हैं सबको देखकर ही। लेकिन भले ही आपको घंटा कुछ समझ में ना रहा हो, फिर भी आप ताली बजाते हैं। लेकिन ऐसा होता क्यों है? ये सब होता है सोशल प्रूफ की वजह से। जब कई सारे लोग उसी चीज को कर रहे होते हैं ना, तो आपके दिमाग को एक सिग्नल मिलता है कि सभी कर रहे हैं तो मुझे भी करनी चाहिए, वाकई में ये चीज सही होगी। बेसिकली ये कह सकते हैं कि बाकी लोगों को वही काम करते हुए देख हमें एक सोशल प्रूफ मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, दोस्तों क्या आपको याद है जब भी हम बचपन में पेपर देने बैठते थे ना, और हमें कोई ऑप्शन समझ नहीं आ रहा होता था कि किस ऑप्शन पे टिक लगाना है, ए सही है, बी सही है या फिर कौन सा सही है, तो हम ज्यादातर अपने दोस्तों से पूछते थे। मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों से पता करते थे कि किसने कौन से ऑप्शन पे टिक लगाया हुआ है, और फिर सबसे ज्यादा जिस ऑप्शन को बच्चों ने चूज किया होता था ना, टिक लगाया होता था, हम भी उसी पे टिक लगा देते थे और ये मानते थे कि ऑप्शन सही निकलेगा, और ज्यादातर हमारा जवाब सही निकलता था। तो बचपन से हमारी मानसिकता ऐसी बन जाती है कि जिस काम को ज्यादातर लोग कर रहे हैं ना, जिस चीज को ज्यादातर लोग चुन रहे हैं, तो वाकई में सही होगी, और इसे आप अपने फायदे के लिए भी यूज कर सकते हैं, अपनी रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल ले जाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। अब वो कैसे, चलिए जानते हैं। मान लो कि आपकी कोई दोस्त है जिसे आप बहुत सालों से जानते हो, लेकिन अब आप उसके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हो, उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हो, तो आपको उससे सीधा से ये बोलना है कि जो मेरे बाकी सारे दोस्त हैं ना, वो सब रिलेशनशिप में आ चुके हैं, उनकी गर्लफ्रेंड्स बन चुकी हैं और वो बहुत ही ज्यादा मजे कर रहे हैं, नई नई जगह घूमने जाते हैं, खूब खाते पीते हैं, खेलते हैं, मजे करते हैं। तुम भी मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, हम लोगों को रिलेशनशिप में आ जाना चाहिए। ऐसा करके आप पता क्या कर रहे हो, उसको एक सोशल प्रूफ दे रहे हो कि जो चीज आप उससे करवाना चाह रहे हो ना, जो डिसीजन वो लेने जा रहे हैं, वो बाकी लोग पहले से ही ले चुके हैं। मतलब वो काम पहले से ही हो रहा है और अच्छा चल रहा है, और फिर इस चीज के 99% चांसेस होंगे कि वो आपको हाँ जरूर से ही बोल देगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है कि आपका और आपके दोस्त का जो रिश्ता है ना, वो बहुत ही ज्यादा मजबूत होना चाहिए, जिससे कि वो आपके साथ रिलेशनशिप में आ भी सके। जो न्यूली मेड कपल्स होते हैं ना, वहां पर ये ट्रिक काम नहीं करेगी। और जो लोग आईफोन लेना चाहते हैं ना, उनकी भी कुछ ऐसी मानसिकता होती है, उन्हें सोशल प्रूफ दिखता है, इसीलिए वो आईफोन लेना चाहते हैं। इस पे आपका क्या ओपिनियन है, मुझे कमेंट करके जरूर से बताएं। अब लास्ट में हमारा सबसे बेस्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, पॉइंट नंबर 5, प्ले विद पीपल फैंटेसीज। अब देखो, हर इंसान उस चीज से, उस इंसान से सबसे ज्यादा अट्रैक्टेड फील करता है जो इंसान बिल्कुल ही उसकी इमेजिनेशन जैसा होता है। मतलब वो अपनी इमेजिनेशन में जिस चीज को इमेजिन करता है, वो एक्चुअल में भी वैसा होता है। हर लड़की अपने सपनों के राजकुमार को पाना चाहती है, और हर लड़का अपनी सपनों की रानी से शादी करना चाहता है। अब जो आगे मैं आपको बताने वाला हूँ ना, वो आपको सुनने में थोड़ा सा क्राइम जैसा लग सकता है, आपको ऐसा लगेगा ये तो बुरे लोग करते हैं। लेकिन अगर आप बिना किसी को नुकसान पहुंचाए या फिर बिना किसी को हार्म करे उसका यूज करते हैं ना, इस टेक्निक का यूज करते हैं, तो उसमें आपका काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। अब देखो, सिंपल से ही आपको करना क्या होगा, जिस भी लड़की को आप पसंद करते हो ना, और आप चाहते हो कि वो भी आपको पसंद करे और आपसे ज्यादा बात करना शुरू कर दे, तो सबसे पहले तो उससे ज्यादा बात करके ये पता लगाने की कोशिश करो कि वो अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा कैसे इंसानों को पसंद करती है। मतलब इन फ्यूचर वो किस टाइप के आदमी से शादी करना चाहती है, किस तरीके के लड़के को पसंद करती है। मतलब उसकी इमेजिनेशन में एक आइडियल हस्बैंड या फिर बॉयफ्रेंड की इमेज क्या है, ये आपको पता लगाना है। क्या वो एक अमीर लड़के को चुनेगी, या फिर वो ये सोचती है कि भले ही अमीर ना हो लेकिन हैंडसम जरूर से ही होना चाहिए, या फिर गरीब ही चलेगा लेकिन उसका नेचर काफी ज्यादा अच्छा होना चाहिए। वो कैसे लड़के के लिए डिजायर रखती है। जब आपको ये पता लग जाएगा ना कि वो वाकई में कैसे लड़के के बारे में इमेजिन करती है, लड़कों की जो इमेज है उसके दिमाग में कैसी है, फिर आपका मेन काम शुरू होगा। आपको बिल्कुल ही एग्जैक्ट वैसे ही रिएक्ट करना शुरू कर देना है जैसे कि वो सोचती है। उसके सामने आपको बिल्कुल ही एक आइडियल हस्बैंड या फिर बॉयफ्रेंड बनकर दिखा देना है। मतलब वो ये लाइन बोलने पर आ जाए कि जैसा मैं तुम्हें अपनी इमेजिनेशन में इमेजिन कर रही थी ना, तुम एग्जैक्ट वैसे ही हो। और ये लाइन बोलने के बाद आप समझ जाना कि वो आपके प्यार में पूरी तरीके से पड़ चुकी है। अब इस वीडियो को अगर मेरे जानने वालों ने देख लिया ना, मेरे फ्रेंड्स ने देख लिया, तो वो मेरे बाल नोच देंगे और उनके साथ मेरी रिलेशनशिप बिल्कुल ही खराब हो जाएगी। लेकिन फिर भी मैं आपको ये सीक्रेट वेपन दे रहा हूँ जिसका यूज करके आप आसानी से किसी को भी अपनी बातों से रिझा सकते हो, फंसा सकते हो और उससे कुछ भी काम निकलवा सकते हो। अब सिर्फ रिलेशनशिप में नहीं बल्कि अपनी लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स में, किसी को कुछ बेचना हो, किसी से कोई काम निकलवाना हो, किसी भी चीज में आप इस ट्रिक का यूज कर सकते हो और लोगों को मैनिपुलेट कर सकते हो। जब आप एक बार लोगों के दिमाग में फैंटेसीज क्रिएट करना सीख जाते हो ना और उनकी फैंटेसीज से खेलना शुरू कर देते हो, तो लोग आपके गुलाम बन जाएंगे। लेकिन फिर से एक बात हाथ जोड़कर कहना चाहता हूँ कि जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपको डार्क साइकोलॉजी के बारे में दे रहा हूँ ना,
इसका सिडक्शन के बारे में, इसका यूज़ बिल्कुल भी नेगेटिव वे में बिल्कुल भी मत करना। ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। इससे किसी का दिमाग पूरी तरीके से ब्लास्ट भी हो सकता है। दोस्तों, आर्ट ऑफ सिडक्शन बनी चालाक लोगों के लिए, समझदार लोगों के लिए। अगर आप पूरी तरीके से और सही तरीके से इसका यूज़ करना एक बार सीख जाते हो ना, तो दुनिया का कोई भी इंसान आपको बेवकूफ़ तो बिल्कुल भी नहीं बना सकता है। और आपको सक्सेसफुल होने के लिए, कुछ बड़ा हासिल करने के लिए, बड़ी भीड़ इकट्ठी करने के लिए, मतलब जब आप मंच पे खड़े हो ना, तो सामने करोड़ों लोगों की भीड़ हो, लाखों लोग आपके प्रवचन सुनने आए, तो उसके लिए आपको आर्ट ऑफ सिडक्शन को सीखना ही पड़ेगा। इस पर मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हुई हैं। स्क्रीन पर एक प्लेलिस्ट का लिंक आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप जरूर से ही देख लें। वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और इंपॉर्टेंट हैं, उन्हें एक बार देख लें। मैं मिलूंगा उन्हीं में से किसी वीडियो में। तब तक के लिए बाय। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।